हेलो चिल्ड्रन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं, मींस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल। सो हैबर्स प्रोसेस जो है ना, अमोनिया प्रिपरेशन का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हर बार बोर्ड से आते हैं, पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस अमोनिया का। तो बात करेंगे हम इसको। So according to this process, nitrogen reacts with hydrogen under specific conditions forming liberating ammonia. So nitrogen and hydrogen, आपको पता है ये दोनों जो है ना ऑर्डिनरी कंडीशंस पर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर्मिंग ammonia, which is again a gas. So nitrogen, hydrogen, two gases together forming a new gas ammonia, which is basic in nature with pungent odor. तो reactions equation क्या है? N2 plus 3H2 is forming 2NH3. So one volume of nitrogen gas, 1 volume of nitrogen gas, 3 volumes of hydrogen gas, 3 volumes of hydrogen gas forming 2 volumes of ammonia gas, plus delta. This triangular sign is known as delta. And this delta represent evolution, and this delta represent heat energy. तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो प्लस साइन के साथ लिखी हुई है, यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस अंडर हेबर्स प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, सो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। Reactants, nitrogen and hydrogen in the ratio of 1:3 by volumes. Product is ammonia, NH3, 2 volumes. So 1:3 volume of nitrogen and hydrogen. So total volumes of reactant are 4 volumes, and these 4 volumes of reactant are forming 2 volumes of product. Okay बच्चों, हेबर्स प्रोसेस में क्या हो रहा है, 2 वॉल्यूम्स फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट के, एंड रिएक्टेंट के कितने वॉल्यूम्स हम यूज़ कर रहे हैं, 4 वॉल्यूम्स। ओके बच्चों, इसके बाद जो रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल इन नेचर है। आप यहाँ ये साइन देख रहे हैं, ये साइन जो है ना वो साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट, एंड अगेन प्रोडक्ट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन रिएक्टेंट। ओके बच्चों, सो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मीन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से जो दोनों डायरेक्शंस में होती हैं, इन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और उसको इस तरह से रिवर्सिबल साइन के साथ शो करते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एरो साइन के साथ दिखाते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं, एरो साइन। तो ये इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है, एंड दिस साइन शोज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। सो रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, एक्सोथर्मिक। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ जो डेल्टा लिखा हुआ वो प्लस साइन के साथ है, मीन इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो हीट इवॉल्व हो रही है उसका अमाउंट भी आपको दे रखा है 22,400 कैलोरीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज proceeds with a decrease in volume। तो जो रिएक्शन है जिस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसमें वो प्रोसीड कर रही है विद अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने जो वॉल्यूम रिएक्टेंट के यूज़ किए वो कितने वॉल्यूम यूज़ किए, 4 वॉल्यूम्स, और जो प्रोडक्ट के वॉल्यूम हमें मिले वो कितने मिले, 2 वॉल्यूम्स, यानी कि 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम्स मिले।
तो हमारी रिएक्शन फ्रॉम हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम यानी डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम की ओर मूव हुई है। ओके बच्चों, अब इस रिएक्शन के लिए जो हम कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या क्या है? फर्स्ट इज टेम्परेचर, and temperature should be 450 to 500 degrees Celsius, optimum temperature. Pressure, this should be 200 to 900 atmosphere, optimum. And catalyst, finally divided iron. Promoter, molybdenum, and the symbol of molybdenum element MO, M capital, O small letter. So these are the specific conditions for the preparation of ammonia. Temperature 450 to 500 degrees Celsius, pressure 200 to 900 atmosphere, catalyst finally divided iron. अब आयरन को हम फाइनली डिवाइडेड कंडीशन में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इससे कैटालिस्ट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, और कैटालिस्ट का सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। देन प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर्स वो फॉरेन सब्सटेंसेस या केमिकल्स या यूनिट्स या कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ओके बच्चों, तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले फॉरेन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। तो प्रोमोटर यहाँ पर मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम क्या काम करेगा? आयरन जो कैटालिस्ट है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। इससे आयरन की जो इफिशियंसी है वर्क करने की एज ए कैटालिस्ट वो और बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद कैटालिस्ट आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 may also be used containing promoters about 1% K2O and 3% Al2O3. तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम Fe2O3 को भी एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे। इस कंडीशन में प्रोमोटर जो होगा वो 1% K2O एंड 3% Al2O3 का मिक्सचर होगा। ओके बच्चों, इसके बाद प्रिकॉशंस बोला हुआ है। प्रिकॉशंस हमें क्या देखने होने चाहिए? तो प्रिकॉशन को डिस्कस करने के पहले हम आउटलाइन ऑफ द हेबर्स प्रोसेस का जो डायग्राम है उसकी आउटलाइन देखते हैं कि हेबर प्रोसेस में क्या क्या है ऑपरेटर्स को। तो ऑपरेटर्स में आप देख रहे हैं मेनली 3 चेम्बर्स यहाँ दिखाए गए हैं, 1 2 3। तो जो फर्स्ट चेम्बर है उसको हम ए लिख लेते हैं, चेम्बर ए। जो सेकेंड है उसको चेम्बर बी कर लेते हैं एंड थर्ड इज चेम्बर सी। ओके बच्चों, सो फर्स्ट चेम्बर जो ए है इसे हम कहते हैं कंप्रेशन पंप। दिस इज कंप्रेशन पंप। और इस कंप्रेशन पंप का यूज क्या है यहाँ पर? ये जो है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस को, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस करने में काम आता है। कंप्रेस हमें कितना करना है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस को कितना कंप्रेस करना है? 200 टू 900 एटमॉस्फेयर। ओके बच्चों, तो इतना ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए हमें जो एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं बस प्रोसेस में, दैट इज नोन एज कंप्रेशन पंप। और ये कंप्रेशन पंप हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के मिक्सचर को कंप्रेस करने में काम आता है। इसके बाद जो दूसरा चेम्बर है बी चेम्बर, ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिस्ट चेम्बर। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कैटालिस्ट होता है आयरन वो प्रेजेंट होता है, और वो यहाँ से जो आएगा कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वो इस चेम्बर में आयरन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। ठीक है बच्चों, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो अमोनिया में कन्वर्ट होगा मिक्सचर वो यहाँ से आएगा और इस चेम्बर में आएगा, सी चेम्बर। जो सी चेम्बर है उसे हम कह रहे हैं कंडेंसर विथ कूलिंग पाइप। तो इस चेम्बर में क्या होगा? जो गैसेस मिक्सचर आएगा वो कंडेंस होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होगा विद द हेल्प ऑफ कूलिंग पाइप। ये जो आप स्पाइरल पाइप्स देख रहे हो इन्हें हम कूलिंग पाइप्स कहते हैं। तो इन कूलिंग पाइप्स के थ्रू जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मिक्सचर यानी जो अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड अमोनिया गैस का मिक्सचर जब यहाँ पास होगा तो वो इन कूलिंग पाइप्स के थ्रू जब पास होगा तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे?
इस मिक्सचर को हम यहाँ से उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पर ये जो नोज़ल है उसकी हेल्प से हम बाहर निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो मिक्सचर आ रहा है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मिक्सचर को अमोनिया में कन्वर्ट किया। अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद भी कुछ ऐसी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बचती है जो आपस में रिएक्ट नहीं करती है। तो वो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस अमोनिया, उन तीनों का मिक्सचर यहाँ कंडेंसर में पहुंचेगा और वो कूलिंग पाइप के थ्रू ठंडा होता हुआ इस नोजल से हम उसे निकलने देंगे। तो जब नोजल से वो निकलेगा, यहाँ से गैसेस निकलेंगी, तो आपको पता है कि कूलिंग पाइप के अंदर जो गैसेस मिक्सचर है वो अंडर प्रेशर है, और जैसे ही वो नोजल से बाहर आएगा मिक्सचर का प्रेशर क्या हो जाएगा, सडनली डिक्रीज कर जाएगा। और डिक्रीज होने से, सडनली डिक्रीज होने से सबसे पहले जो गैस लिक्विफाई होगी वो कौन सी होगी, अमोनिया गैस, वो लिक्विफाई हो जाएगी। जबकि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस यहाँ पर लिक्विफाई नहीं होंगी। तो उन अनलिक्विफाइड गैसेस को हम फिर से रीसेंड करेंगे इन कैटालिटिक चेंबर, और यहाँ पर ये मिक्सचर जो है ना फिर से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता हुआ यहाँ आके कलेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आउटलाइन है हेबर्स प्रोसेस की। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आप देखिए, फिर से एक बार देखिए, ये है कंप्रेशन पंप। कंप्रेशन पंप में हम भेजेंगे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के 3:1 वॉल्यूम मिक्सचर को। तो जब वो मिक्सचर यहाँ पहुँचेगा तो कंप्रेस हो जाएगा। ये कंप्रेस्ड मिक्सचर यहाँ से आएगा इन दिस चेंबर, चेंबर बी। चेंबर बी इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिस्ट चेंबर। तो यहाँ पर जो है ना आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस कुछ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐसा भी होगा कुछ अमाउंट जो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ पार्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और कुछ अनरिएक्टेड है। उस मिक्सचर को हम यहाँ से पास करेंगे नेक्स्ट चेंबर में। ओके बच्चों, तो इस चेंबर में एक और एडिशनल काम होता है, हीट एक्सचेंजर भी यहाँ प्रेजेंट होता है। तो हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है कि जो अमोनिया फॉर्म हो गई है वो, और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जिन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया है, उनकी हीट जो है ना वो एक्सचेंज हो जाती है टू द न्यू कमिंग हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को। ओके बच्चों, तो ये हीट एक्सचेंजर यहाँ लगा होता है जो अपनी हीट को एक्सचेंज कर देता है। यानी कि मिक्सचर जो यहाँ से आगे बढ़ेगा उसकी हीट यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी, वो अपना जो टेम्परेचर है वहाँ हीट एक्सचेंजर को दे देगा। तो कंपैरेटिवली लेस टेम्परेचर वाला जो गैसियस मिक्सचर है हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस अमोनिया का, वो पास होता है यहाँ पर इस चेंबर में, चेंबर सी, कंडेंसर विद कूलिंग पाइप। तो कंडेंसर नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कंडेंस होता है गैसियस मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ दीज कूलिंग पाइप। ये स्पाइरल पाइप्स हैं जिन्हें हम कूलिंग पाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये मिक्सचर ठंडा होगा और ये जो कोल्ड मिक्सचर होता है गैसेस का, उसे हम लास्ट में इस चेंबर में नोजल से निकलने देते हैं। तो नोजल से जब सडनली ये मिक्सचर गैसेस का निकलता है, नोजल के अंदर यहाँ पर वो अंडर प्रेशर है, नोजल से बाहर आने पर सडनली उस मिक्सचर का प्रेशर डिक्रीज होता है, जिससे गैसेस जो है ना वो फर्दर ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने पर वो क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। तो यहाँ जो कंडीशंस बनती हैं वो केवल अमोनिया को लिक्विफाई होने में हेल्प करती हैं। तो अमोनिया लिक्विफाई हो जाएगी और यहाँ बॉटम में कलेक्ट हो जाएगी। बाकी जो दोनों गैसेस हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो फर्दर यहाँ से कैटालिटिक चेंबर में पहुँच जाएंगे। तो कैटालिस्ट चेंबर में जाने के पहले उन्हें हम यहाँ पर इस कंप्रेशन पंप की हेल्प से फिर से कंप्रेस करेंगे और मिक्सचर को यहाँ पास कर देंगे जो अमोनिया फॉर्मेशन में यूज़ होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशन, इम्प्योरिटीज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड में पॉइजन द कैटालिस्ट। तो जो गैसेस मिक्सचर हम ले रहे हैं उसमें ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं।
So hence the nitrogen hydrogen reactant mixture must be free from them. तो हमें जो गैसेस मिक्सचर हम कंप्रेशन पंप में भेज रहे हैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का, वो गैसेस मिक्सचर इन इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, हमारे कैटालिस्ट को पॉइजन कर देंगी। पॉइजन कैटालिस्ट को पॉइजन करने का यहाँ सीधा सा मतलब है कि कैटालिस्ट की जो रिएक्टिविटी है, उसका जो नेचर है रिएक्शन को कैटालाइज करने का, उसको ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसको रोक देंगी। तो हमें मिक्सचर को भेजने के पहले इन इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस को चेक करना होगा और इनको रिमूव करना होगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में एबर्स प्रोसेस का आउटलाइन दे रखा है, तो उस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बजाय ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्लो चार्ट दे रखा है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस, यहाँ पर आपको दिखाया गया है ड्राई नाइट्रोजन एंड ड्राई हाइड्रोजन पास करते हैं कंप्रेशन पंप में। यहाँ से ये पहुँचता है बी चेम्बर, जो कैटालिस्ट चेम्बर है। कैटालिस्ट चेम्बर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और अमोनिया प्लस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इनका मिक्सचर हम पास करते हैं कंडेंसर विद कूलिंग पाइप वाले चेम्बर में, जहाँ पर हम अमोनिया को लिक्विफाई कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और अनरिएक्टेड जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है उसको हम फिर से पास कर देते हैं कंप्रेशन पंप में। कंप्रेशन पंप से ये फिर से कैटालिस्ट चेम्बर में पहुंचता है और ये साइकिल चलता रहता है। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको सेम पॉइंट्स फिर से रिपीट किए गए हैं। द प्रोसेस ए इज कंप्रेशन पंप। कंप्रेशन पंप, mixture of N2 and H2 in the ratio 1:3 is compressed to 2 to 900 to 900 atmosphere pressure. ओके, सो कंप्रेशन पंप जो है ना वो मिक्सचर को कंप्रेस करने में यूज होता है। इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिस्ट चेम्बर, तो ये जो कैटालिस्ट चेम्बर है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम हीट करते हैं। द नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंप्रेस मिक्सचर इज पास्ड ओवर हीटेड कैटालिस्ट हैविंग अ हीट एक्सचेंजर। Mixture of NH3 formed along with residual hydrogen and nitrogen exchange their heat with the incoming unreacted nitrogen and hydrogen mixture. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बी चेम्बर है इसमें जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बनेगा, प्लस कुछ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो हैं वो अनरिएक्टेड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ सी चेम्बर से जो कंडेंसर एंड कूलिंग चेम्बर है, यहाँ से जो अनरिएक्टेड गैसेस आ रही हैं, ओके, जो लिक्विफाई नहीं हुई, जो अनरिएक्टेड थी, वो जब यहाँ से यहाँ आ रही हैं तो उन गैसेस को यहाँ से जो हीट एक्सचेंजर के थ्रू फिर से हीट मिल रही है। ओके बच्चों, तो हीट एक्सचेंजर जो है ना वो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को फिर से हीट करने में हेल्प कर रहा है। देन सी इज कंडेंसर विद कूलिंग पाइप्स। ये लास्ट चेम्बर है हमारा। मिक्सचर ऑफ अमोनिया along with residual nitrogen and hydrogen under pressure is allowed to expand suddenly through a small nozzle into a region a low pressure. तो suddenly expand होता है। suddenly expansion से क्या होता है, जो गैसेस मिक्सचर है उसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, और भी डिक्रीज हो जाएगा। कूलिंग से डिक्रीज हो गया और सडनली एक्सपेंड होने से फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, और ये फर्दर डिक्रीज जो होगा टेम्परेचर का वो इतना होगा कि केवल अमोनिया गैस ही लिक्विफाई होगी। अमोनिया गैस जो है ना वो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से पहले लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वो केवल लिक्विफाई होगी, तो उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद this results in fall in temperature, thereby liquefying the ammonia which is collected at the base. The unreacted nitrogen and hydrogen is recycled through the catalytic chamber. तो जो भी मिक्सचर बचेगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन का अनरिएक्टेड,
उसको फिर से रिसाइकिल करेंगे। कहाँ पर रिसाइकिल करेंगे? इन द कैटालिटिक चेम्बर। तो कंप्रेस करके कैटालिटिक चेम्बर में रिसाइकिल कर लेंगे उसे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते हैं। इसके बाद का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।